रोहित सिब्बरा। आई एम दीपक कुमार सिंह। मैं प्रियंका कातरकर। और मैं क्षितिज आर्य। सो यहाँ हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस जी के थर्ड और फोर यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और हमने इसे विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हम लोग यहाँ पे 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, क्या नेविगेशन एंड मेथड थे, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हेलो, मेरा टॉपिक है एक्सप्लोरेशन रूट एंड नेविगेशन मेथड ड्यूरिंग द थर्ड वॉयज। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने नेविगेशन मेथड का प्रयोग किया, तकनीक का प्रयोग किया अलग अलग द्वीप को ढूंढने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दौर एक नेविगेशन का दौर था जहाँ पे सभी लोग अपने अपने तकनीक के माध्यम से अलग अलग कंट्रीज़ का खोज कर रहे थे, व्यापारिक के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए। तो इन्होंने भी अपना दौर शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले इन्होंने एक वेरियस रीजन्स का इन्होंने खोज किया कैरेबियन सी में, कैरेबियन के आसपास। और उसके बाद इन्होंने साउथ अमेरिका के तट पे भी गए। साउथ अमेरिका के तट पे इन्होंने जो है ट्रोबैगो, ग्रेनेडा एंड मार्गरीटा का इन्होंने जो है खोज किया और ट्रिनिडाड का भी इन्होंने खोज किया। और इनको लगा कि ये जो द्वीप है ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इन्होंने इनको इस तरीके से नाम दिया। इसके बाद इन्होंने जो खोज किया, इनके साथ 3 जहाज के साथ साथ 90 नाविक भी थे जो समुद्री मार्ग के माध्यम से इनके साथ चल रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की कि समुद्री मार्ग का इन्होंने प्रयोग किया। तो समुद्री मार्ग के माध्यम से गए जिसमें जहाज़ जो इनके थे वो सांता मरिया और लीना एट्सेट्रा थे। तो इसके माध्यम से इन्होंने जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से एक आइलैंड पे इन्होंने कदम रखा। जैसे इन्होंने कदम रखा, इन्होंने यह सोचा कि यह भारत है, जबकि वो भारत नहीं था। वो रेड इंडियन को देख करके इन्होंने इंडिया नाम दिया था, लेकिन वो इंडिया नहीं था, वो वेस्ट इंडीज़ आज के दौर पे माना जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने नेविगेशन मेथड का उपयोग किया और इन्होंने आकाशीय मार्ग का भी प्रयोग किया था। आकाशीय मार्ग जिसे हम सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं, ये प्राचीन तकनीकों पर जो है काफ़ी निर्भर रहते थे और प्राचीन तकनीकों के माध्यम से ही ये अलग अलग जगह की इन्होंने खोज की थी। 90 नाविकों के साथ जब ये समुद्री मार्ग पर चल रहे थे, तब इन्होंने देखा कि आकाशीय मार्ग पर एक पक्षी जो है आगे आगे चल रही है। तो उसके माध्यम से ये जो है समझ पाए कि हमें कैसे आगे आगे इस पक्षी के माध्यम से आगे चलना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो तकनीक है, जो प्राचीन तकनीक है, उसका प्रयोग किया और इन्होंने सन 1498 में अमेरिका के साथ साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो, ग्रेनेडा और मार्गरीटा की इन्होंने जो है खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस की तीसरी और चौथी यात्राओं के बीच की बातों के बारे में हम बात करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस तीसरी यात्रा के दौरान जब अमेरिका के द्वीपों पर गया, तब शुरुआत में उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ के स्वदेशी लोगों से आपसी उपहार भेंट प्रदान करके बना कर रखी थोड़ी सी। और उन्होंने कोशिश की कि एक अच्छी रिश्तेदारी, एक अच्छा मजबूत संगठन बना सकें, ताकि वहाँ पर लोगों से अपने काम व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की, ताकि व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके। कोलंबस ने इस कोशिश में कई सारे प्रयास भी किए, कुछ कोशिश की उपहार भेंट प्रदान किए, लेकिन उसी समय उसके साथ जो गुट के समूह के लोग थे, उन्होंने उसका पालन नहीं किया और कोशिश की कि वहाँ पर जो स्वदेशी लोग हैं, महिलाओं पर अत्याचार, उन लोगों से दास बनाने के प्रयास, इस वजह से कोलंबस ने जो प्रयास किए थे वो काम नहीं आ पाए और उसका अलाभकारी हित भी सामने देखने को मिला हमें। क्योंकि जब तीसरी यात्रा एवं चौथी यात्राओं में कोलंबस वहाँ पर गया था, उन्होंने कोशिश की थी कि एक अच्छी संबंध बने, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जिस वजह से हमें देखने को मिला कि कई बार वहाँ पर मतभेद प्रकट हुए हैं कोलंबस की यात्राओं में। वो फ़ायदा नहीं दिख पाया जिस काम के लिए गए थे कोलंबस यात्रा में, पर हाँ व्यापारिक लाभ उन्हें ज़रूर मिले हैं। और जिसमें उन्होंने वहाँ पर लोगों को दास बनाया, वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया। और इसी बीच हमने देखा भी है कि कुछ द्वीपों पर इस प्रकार के नरसंहार हुए हैं
जिसमें कई लोगों को जाने भी गई है, ये सब देखने को मिला है। मतलब कोलंबस अपने जो मेन उद्देश्य थे उनसे भटक चुके थे। वो चाहते थे कि एक अच्छे संबंध बने, लेकिन बना नहीं पाए और इसका दुष्परिणाम हुआ देखने को मिला है हमें। कुल मिलाकर कोलंबस की तीसरी एवं चौथी यात्राओं का एक परिणाम यह साबित होता है कि हिंसा के ऊपर ये यात्रा हो जाती है, हिंसा इसमें बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। जो इसके परिणाम थे वो दुष्परिणाम आए थे, जिस काम के लिए, उद्देश्य के लिए वो गए थे कोलंबस, वो काम नहीं हो पाया था। इसकी जगह उन्होंने दास बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसी वजह से हम देखने को मिलता है कि इसके परिणामों में बदलाव देखने को मिले हैं और कुल मिलाकर ये बहुत ही दुष्परिणाम थे। हम एक प्रणाली के बारे में बात करना चाहेंगे यहाँ पर, जो कि एनकोमिएंडा प्रणाली है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्पेनिश साम्राज्य ने अपने नागरिकों के लिए एक ऐसा कानून प्रदान किया था, जो कि वो जब अमेरिकी उपनिवेशों में गए तो वहाँ के स्वदेशी नागरिकों पर दास बना सकते थे, जबरन श्रम करवा सकते थे। इस प्रकार से उनको एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया था स्पेन साम्राज्य की तरफ से। इसी का फ़ायदा उठाया कोलंबस और उनके दूतवासियों ने। और जब वो अमेरिका उपनिवेशों में गए, अमेरिका में गए थे, जब उसकी खोज की, वहाँ पर जब उपनिवेशवाद बनाया उन्होंने, वहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पर श्रमिक जबरन श्रम करवाया गया लोगों से और उनको दास बनाया गया। और उसके साथ ही साथ एक और काम, जो कि जबरन धर्म परिवर्तन का था, वो भी उन्होंने उस पर भी बल दिया, ताकि स्पेन साम्राज्य चाहता था कि जब वो अलग राज्यों में जाए, अलग देशों में जाए, अलग महाद्वीपों पे जाए, तो वहाँ पर अपने साम्राज्य, अपने उपनिवेशों को बढ़ाए। और इसी प्रकार से उन्होंने उसका लाभ भी उठाया। इसी वजह से कानून माना जाता है। इसी प्रणाली को एनकोमिएंडा प्रणाली कहा जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा टॉपिक है कोलंबस की जो यात्राएं थी उसके आर्थिक उद्देश्य और प्रभाव। तो सर्वप्रथम हम देखें तो जो कोलंबस की तीसरी और चौथी यात्राएं थी, उसमें जो उसके आर्थिक उद्देश्य और प्रभाव थे वो लगभग सेम ही थे। हम इसमें देखते हैं कि वो व्यापार और वाणिज्य मार्ग का प्रसार करना चाहता था। कोलंबस जो था वो एशिया के लिए नए बाज़ारों की खोज करना चाहता था। यूरोपीय बाज़ारों के जो मसाले और बाकी जो चीज़ें थी उसके लिए वो एक बाज़ार स्थापित करना चाहता था। उसके बाद कोलंबस चाहता था कि जो उस समय व्यापार मार्ग है वो भूमिगत होके जाते थे, तो उनको बाईपास करना चाहता था। तो चाहता था कि समुद्री मार्ग से वह रास्ता खोजे जिसके माध्यम से उस समय जो लागत होती थी वो और समय दोनों की बचत हो सके। उसके बाद वो धन संपदा और संपत्ति को एकत्र करना चाहता था। अगर हम देखें तो वो उस समय मूल्यवान संपत्ति जो थी, सोना, चांदी, स्वर्ण, आभूषण, इन सब से वो एक संपत्ति इकट्ठे करना चाहता था, जिससे उसके साम्राज्य को लाभ हो सके। उसके बाद वो अपने स्पेनिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो अपने साम्राज्य, जहाँ वो रहता था, अपना जो उसका स्पेनिश साम्राज्य था, उसको एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो श्रद्धांजलि प्रणाली, जिसके बारे में हमें अभी गोविंद जी ने भी अवगत कराया। श्रद्धांजलि प्रणाली के माध्यम से वो अपने ही साम्राज्य के लोगों पर करों का अधिरोपण करना चाहता था, जिसके माध्यम से वो धन संपदा से अपने साम्राज्य को लाभ पहुंचाना चाहता था। इसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरी और चौथी कोलंबस की यात्राएं थी, उससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान हुआ, पर्यावरणीय ये हुआ था। तो आलोचक, उस समय जो आलोचक थे उनकी बहुत सारी आलोचनाएं थी। तो उसमें अगर हम देखें तो उसने जबरन श्रम कराया था लोगों से। उसकी जो श्रद्धांजलि प्रणाली थी, इसके माध्यम से उसने लोगों पे करों का अधिरोपण किया था, जबरन श्रम कराया था, जिसके माध्यम से उस समय की जनता पर बहुत अत्याचार हुआ था। उसके बाद अगर हम दूसरा टॉपिक देखें तो मतलब उसके उद्देश्य देखें तो उसने कहा था कि वो धन संपदा और इन सब के माध्यम से खजाने का जो उसने वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए थे। जितनी धन संपदा वो उस समय बोलता था कि उस समय हमें प्राप्त होंगे, वो उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वो उतने ज़्यादा लाभ के इससे नहीं हुए थे। उसके बाद हम देखें तो उस समय पर्यावरण को भी काफ़ी हानि हुआ था, पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंची थी, पर्यावरण को एक संकटग्रस्त हो गया था। उसके बाद जो वहाँ पे हम देखें कि वो जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसमें भी जो बाहरी प्रजातियाँ थी उससे बहुत सी विस्थापन हुआ था और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मेरे स्वयं के मन में, कि क्या कोलंबस की जो यात्रा थी वो लगभग
पूर्ण सफल थी, असफल थी, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हुए या सकारात्मक प्रभाव हुए? मेरे विचार से अगर देखा जाए तो कोलंबस की उस समय जो यात्रा थी उससे कई सारे सकारात्मक प्रभाव हुए। उस समय साम्राज्य का विस्तार हुआ था, समुद्री मार्ग की उसने खोज की थी, इसके माध्यम से उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं और वो काफ़ी यूज़फुल है। आज भी देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव पर लोग बोलते हैं, लेकिन उस समय जो आलोचकों की आलोचनाएं थी उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उस समय के लोगों पे जबरन श्रम कराया था, अधिरोपण मतलब जो श्रद्धांजलि प्रणाली थी उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर करों को लगाया गया था और पर्यावरण का भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था। तो मैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है और जितना मैं अपने इसको देखती हूँ, तो मैं आलोचकों की आलोचनाओं से पूर्ण तरह सहमत हूँ। मेरा टॉपिक है कोलंबस की वॉयजेस के ग्लोबल इम्पैक्ट्स। तो कोलंबस की वॉयजेस के ग्लोबल इम्पैक्ट्स काफ़ी बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। उनकी चाहे तीसरी या चौथी दोनों यात्राओं को ले लें तो रीजनल इम्पैक्ट में काफ़ी बड़ा ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कोलंबस द्वारा स्टार्ट किए गए एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट्स को और उससे रिलेटेड कोलोनाइजेशन के बारे में। कोलंबस की वॉयजेस का एक इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जो एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन क्योंकि स्टार्ट हो गई थी, तो जो कोलंबस ने अपनी दोनों यात्राएं की, आखिरी की 2 यात्राएं, उसकी वजह से जो एक्सप्लोरेशन का जो एंथुजियाज़म था बाकी सारे यूरोपियन देशों में भी वो और आगे बढ़ा। इस तरह से कोलोनाइजेशन, कॉन्क्वेस्ट, ये प्रोसेस और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मैं एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा जिसको कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज का अर्थ ये है कि कोलंबस की यात्रा के वजह से काफ़ी सारी नई चीज़ों का आदान प्रदान होता है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में। वो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पौधे, कुछ जानवर, इसके साथ साथ कुछ डिज़ीज़ भी जो कि काफ़ी हार्मफुल साबित होते हैं, क्योंकि नेटिव पॉपुलेशन जो थी वो इसके लिए पहले से इम्यून नहीं रहती है। इस वजह से मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स और इस तरह के डिजीज़ेज़ जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन होती है उनमें ये बीमारियां बढ़ती हैं। इसके अलावा मैं और जो चीज़ों की बात करना चाहूँगा वो है काफ़ी सारे नए क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, टोमेटो, इन सारी चीज़ों का भी बेसिकली नए न्यू वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन होता है। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वहाँ की पॉपुलेशन की, वो बढ़ती है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि उनकी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इंडिजिनस पॉपुलेशन पर दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव को देखें तो एक डाइवर्स डेमोग्राफी आती है अमेरिका में। इसकी वजह से नए तरह के विचार, नए तरह के कल्चर्स का इंट्रोडक्शन होता है। इसका एक बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि फोर्स लेबर और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खेती अब ज़्यादा हो रही थी नेटिव अमेरिका में, तो उसकी वजह से और ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से बाकी यूरोपीय देश के अलावा जो देश में जहाँ पर पहले से यूरोपियंस मौजूद है वहाँ से ट्रांस अटलांटिक ट्रेड किया जाता है। एक बहुत ही हमने हाल में एक नाम सुना है, हैती एक जगह है अमेरिका के पास, वहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कोलंबस की तीसरी और चौथी यात्रा के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। अब हम अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो कल्चरल पर्सपेक्टिव पॉजिटिव काफ़ी रहे, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी, नए आइडियाज़ का उदय हुआ। लेकिन एक कल्चरल इम्पोजिशन भी हमें देखने को मिलता है। जो यूरोपीय यात्री आए होते हैं वो अपना नेटिव कल्चर जो है वो अमेरिका यानी न्यू वर्ल्ड पर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा डिज़ीज़ के बारे में। कोलंबस के आने की वजह से और बेसिकली स्पेनिश लोगों के आने की वजह से काफ़ी सारे डिज़ीज़ मतलब अमेरिका में आते हैं, जिनमें स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स और इसी तरह के डिज़ीज़ हैं जिसके लिए नेटिव अमेरिकन्स पहले से इम्यून नहीं थे। तो
इस तरह से डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो जाती है, एक साथ काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ते हैं, एक महामारी का रूप ले लेती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, काफ़ी सारी जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, एनिमल डाइवर्सिटी देख सकते हैं हम लोग, तो ये डिसरप्ट हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, बाइसन्स जो है, बाइसन का पूरी तरह से एक तरह से नाश हो जाता है अमेरिकी धरती पर। इसके अलावा क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि एक सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस काफ़ी बढ़ा, जैसा कि अभी आपको गोविंद जी ने बताया एनकोमिएंडा प्रणाली के बारे में। इसके तहत जो यूरोपीय लोग थे उन्हें एक स्पेशल राइट दिया गया था। इस राइट की वजह से लोगों का मतलब एक बार रोकना थोड़ा सा यहीं पर। तो एनकोमिएंडा प्रणाली के बारे में जैसे कि हमें गोविंद जी ने बताया, इसके तहत जो यूरोपीय थे उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज उन्हें मिलता है, वो नेटिव अमेरिकन्स के थ्रू ही जबरन श्रम कराते हैं। इसके अलावा हमने देखा ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिका में इस दौरान ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशन हुआ। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी नाव पर होने के बावजूद जो स्पेनिश यात्री हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, वो कैसे वहाँ की नेटिव महिलाओं का रेप एवं बच्चों का उत्पीड़न करते हैं। इस तरह से मेरे ख्याल से मैंने दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बता दिए हैं कोलंबस की दोनों वॉयजेस के। धन्यवाद। अगर हम क्रिस्टोफर कोलंबस की तीसरी और चौथी यात्रा के बारे में बात करें तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है जिसमें कि कोलंबस की जो यात्रा थी वो कितनी सफल थी और कितनी असफल थी, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, क्या नकारात्मक प्रभाव हुए। आप में से कोई इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? जरूर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव आए हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं से, और हमने देखने को भी मिला है आज कई सारे इतिहासकार, कई सारे विचारक इस बात पर ध्यान देते हैं, कई सारे नकारात्मक पॉइंट्स को जग जाहिर करते हैं। तो कई विचारक ये बात बोलते हैं कि नकारात्मक आलोचना बहुत ज़्यादा करते हैं उसकी, और इसी बात में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को, श्रमिक को दास बनाया, वहाँ पर जबरन श्रम करवाया है, इसी बात पर ज़्यादातर नकारात्मक पहलू दिखते हुए। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं तो सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि उस समय की अगर बात करते हैं तो समय के अकॉर्डिंग वो सही भी था। जब कोलंबस अपने जिस काम के लिए उसने ये यात्राएँ प्रारंभ की थी वही काम उसने किया भी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सकारात्मक प्रभाव है उसके नज़रिए के ऊपर भी। उसके बाद मुझे लगता है कि जो उनके नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि भले ही ये एक्सप्लोरेशन काफ़ी अलग चीज़ों के लिए रहा हो, कोलोनाइजेशन के लिए रहा हो, लेकिन जो तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी गलत लगे मुझे। जैसे कि इसमें जैसे काफ़ी सारी नई चीज़ों की खोज होती है, पर उसके अलावा भी जो उन्होंने जैसे खेती करने के लिए क्योंकि लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ट्रांस अटलांटिक से बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ के जो नेटिव नागरिक हैं, उनके द्वारा उनको ज़बरदस्ती श्रम करवाया गया। जैसे आपने एनकोमिएंडा प्रणाली के बारे में बताया था, एक स्पेसिफिक जो राइट्स उनको मिलते हैं। इसके अलावा मैं वही बात कर रहा था, जिस प्रकार से उनका काम था, जिस काम के लिए वो आगे गए थे, उनको एक कानूनी अधिकार दिया गया था कोलंबस को, उसकी टीम को, स्पेनिश वासियों को, तो वो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग काम किया। मतलब ये कि ये यूरोप का नेटिव था, वो यही गोल लेकर गए थे इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो प्रभाव आया वो परिणाम सफल था यूरोप के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम मानव इतिहास को देखते हैं, जब मानव के अधिकारों को देखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तब जाके वो गलत होता है, सिद्ध होता है। लोग इसी वजह से आलोचना करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मानव इतिहास और इनोवेशन का जो दौर चला यूरोप में, वो काफ़ी डिफरेंट है। आप समझ सकते हैं कि जो पहले का दौर था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो गोल लेकर के वहाँ पे गए थे, तो उस समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो तकनीक या फिर जो उन्होंने किया वो सही है, क्योंकि खोज करने के लिए उस समय का जो एरा था, वो दौर था, वो एक इनोवेशन का ही दौर था। उस समय आप ये समझ सकते हैं कि मानव अधिकार और इसमें
काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ये तो गोल लेकर ही गए थे कि हमें वो चीज़ ढूंढना है या फिर वी हैव टू फाइंड सम रीजन्स। तो इस चीज़ के लिए वो गए थे। लेकिन अगर हम अभी जैसे गोविंद भाई ने कहा कि मानव इतिहास को और मानव अधिकार को लेकर के चले, तो वो ये नहीं है कि उस समय की बात है, ये आज भी मानव अधिकार का जो है हनन किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आलोचना किया जाना चाहिए। जी, जैसे कि मैं आप ही के टॉपिक के बारे में कहना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने नेविगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, वो क्या लगता है आपको कि बहुत पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया या फिर वो समय के साथ इतने आगे नहीं थे? मैंने सुना है कि उनके मेथड्स की काफ़ी आलोचना की जाती है, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी का हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। सो अभी क्या है कि अभी AI का दौर चल रहा है। आप आसानी से कोई भी पिक्चर्स एंड एक्सेल्स जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले ये चीज़ नहीं था। तो जो इन्होंने सेलेस्टियल नेविगेशन का उपयोग किया है, जिन्होंने आकाशीय मार्ग का प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि उस हद में, मतलब उस दौर में ये सही था कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी तकनीक्स डेवलप नहीं थी उस समय कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, चीज़ों को ढूंढ सकें। तो उस समय क्या था कि उस समय ये लोग ज़्यादातर आकाशीय मार्ग और जो है समुद्री मार्ग पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे। आपने पढ़ा होगा एक्सप्लोरेशन रूट एंड नेविगेशन मेथड को। तो वहाँ पे एक चीज़ डिस्कशन किया गया है कि जब ये लोग पुर्तगाल के राजा के पास गए थे कोलंबस, तो वो इनके विचार से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतना धन एकत्रित करके आपको नहीं दे सकते जो आप ढूंढ सकते, क्योंकि उनकी तकनीक से ये मतलब परिचित नहीं थे। पुर्तगाल के जो शासक थे वो परिचित नहीं थे। उसके बाद यही गोल को लेकर के वो पहुंचे स्पेन के शासकों के पास, और स्पेन के शासकों ने इस पर निवेश किया। निवेश तो कोई इंसान तभी करता है ना जब उनके ऊपर उनको बिलीव होता हो, जब उनके तकनीक पे उनको भरोसा हो कि नहीं, ही कैन डू एनीथिंग रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो इसीलिए उन्होंने इन पर निवेश किया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि समुद्री मार्ग जो हुआ, समुद्री मार्ग के माध्यम से जब ये लोग आगे आए, तो आप जब मैं वास्को डी गामा की भी बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि उन्होंने जब इंडिया की खोज की, तो जो विभिन्न कंट्रीज़ का जो खोज हुआ, जो डिस्कवर हुआ, वो केप ऑफ गुड होप के माध्यम से हुआ। और केप ऑफ गुड होप की जो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, वो कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर कोलंबस को ही श्रेय जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी तकनीक पे सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे भी ये उचित ही लगता है। जिस समय प्रणाली, जिस समय ये खोज हो रही थी, व्यापारिक मार्ग की खोज हो रही थी, उस अकॉर्डिंग ये सही था कि उनको एक नई खोज करने की आवश्यकता थी, और आकाशीय मार्ग एक अच्छा उपयोग थी। हाँ, थोड़ा लेट हुआ था, पर प्रणाली सही थी, काम भी मैं सही। दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी जैसे पोर्चुगल और स्पेन के बीच एक ट्रीटी होती है, शायद उसको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिस कहते हैं। इसके तहत केप ऑफ वर्डे आइलैंड, जो कि अटलांटिक ओशन के बीच में था, उसका ईस्टर्न पोर्शन पोर्चुगल के अंदर आता है, और जो वेस्टर्न पोर्शन है वो स्पेन के अंदर आता है। इसके तहत ईस्ट की तरफ जो भी चीज़ों की खोज की जाएगी वो पोर्चुगीज़ की हो जाएगी, और वेस्ट की साइड जो भी खोज की जाएगी वो स्पेन की हो जाएगी। इसी के तहत हम देखते हैं कि वास्को डी गामा इंडिया आते हैं, और उनको ये पता चलता है। और इसी तरह से स्पेनिश यात्री कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। यहाँ पे मैं अपने जो मैंने प्रश्न किया उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार करना चाहूँगी। मैंने पहले प्रश्न किया था कि आप विचार बताइए। जहाँ तक हम क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राएँ देखते हैं, उसमें आप लोगों ने हमें बताया बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव है, उससे मैं एग्री करती हूँ। लेकिन सकारात्मक प्रभाव बहुत और आज के दौर में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उस समय जो आलोचक थे, उन्होंने जो आलोचनाएँ की, जैसे वहाँ पे जो श्रमिक के बारे में गोविंद जी ने भी बताया था कि वो वहाँ पे अवलोकन किया गया था। आपने श्रद्धांजलि प्रणाली के बारे में बताया कि कैसे जनरल उन्हीं के नेटिव पीपल से करवाया जाता था। और इसके अलावा एक और मैं बताना चाहूँगी, जिसमें मैंने जिक्र किया था जो पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जो प्रजाति आई थी बाहर से, तो इससे विस्थापित हुआ था, बहुत सारा पर्यावरण को डिस्टर्ब हुआ था। और जहाँ तक अभी आप भी बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब आपने से बोला गया था कि जितने उन्होंने धन का वायदे किए थे उस टाइम, लेकिन उतने वो कवर नहीं हो पाए थे। तो जो आलोचकों की उस समय की जो आलोचनाएँ थी,
सकारात्मक प्रभाव तो हमने देखे ही, पर मैं अपनी आलोचनाओं से ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैं उनके सपोर्ट में अपना मत रखूँ। आलोचना तो होती है और वैसे तो होगी ही, क्योंकि जो काम उन्होंने किया था उस अकॉर्डिंग आलोचना बनती भी है। शुरुआत में मतलब अपने फ़ायदे के लिए की थी, बट दूसरों लोगों के जो काम थे उस अकॉर्डिंग तो आलोचना ही बनती है। लोगों को दूसरों का नुकसान हुआ, जिस प्रकार से अमेरिका खुद अपने देश में दूसरे लोग बनकर रह गए, वहाँ पर यूरोप ने अपना हक जमा लिया, खुद उपनिवेश बना लिया और उनको गुलाम बना लिया, तो उस अकॉर्डिंग ये सब सच है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे बोगस ट्वीट क्या लगता है? कोलंबस का सबसे आपको क्या लगता है कि वो मतलब बना बनाया ट्वीट है या फिर वो ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है? आप क्या कहते हैं? इम्पोज किया जा रहा है, वो तो यही हो सकता है कि उसमें जैसे यही कि उसने देश को खराब कर दिया, अमेरिका को। सर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं तो इसमें यही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री को ख़राब नहीं करता है। बस फ़र्क उसमें इतना होता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को आप ले रहे हैं। जो वो तो आप देख सकते हैं कि एशिया में जो व्यापार का दौर था उस समय चल रहा था, लेकिन उस समय मुस्लिम शासक जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, एशिया में काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर पे फैल रहे थे। तो क्या हुआ था कि व्यापार का जो दरवाज़ा है वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप के जो लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज़ को फाउंड इसलिए करना चाह रहे थे ताकि वो अच्छे तरीके से एशिया में जो इंक्लूडेड कंट्रीज़ हैं उसमें वो व्यापार कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसके माध्यम से किसी कंट्री का जो है मतलब बुरा दौर हो या फिर ख़राब स्थिति। मैं वही लगता है कि हालांकि ये यूरोपीय पर्सपेक्टिव से ठीक लगता है, और मुझे लगता है बाकी देशों का तो यहाँ पे हानि नहीं हो रहा है। बाकी देशों का हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप यूरोप से हो और आप किसी और कंट्री में आए हो और उसके साधन संसाधन का जो है आप लुत्फ उठा रहे हो, तो मुझे लगता है कि उस देश का हनन है। तो यही एक बात थी कि बस ये कि सामने वाले को आप मौका अगर नहीं दे रहे हो तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आपने मौका दिया है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से बस यही एक आलोचना वहाँ जाके मतलब उन्हीं के संसाधनों का उपयोग करना, उनके लोगों उन्हीं के ऊपर हक जमाना, हक जमाना और श्रमिक शोषण करना उनका, और उनके एरिया में जो एटमोसफियर है उसको नुकसान पहुँचाना। तो आपको क्या लगता है, कोई आपको ऐसा क्रिटिक करता है जो बोगस? ऐसा तो ठीक है, वो अब उसकी इतनी आलोचनाएं हो गई हैं, जब मतलब हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। इतनी आलोचना उस समय उस दौर में जो आलोचक थे उन्होंने कर दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये कोई